Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritan Jaiswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं यार, पता है कि नहीं, जिसमें हमने बात किया जनरल टर्म ऑफ फ्रॉम एंड जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड समेशन हमने देख लिया जब n टर्म्स दिए होंगे जो कि एपी में हो, और हमने क्या देखा था, और हमने देख लिया था, हाँ am देख लिया था, दो नंबर के बीच में अगर एक am निकालना है तो n am निकालना है तो भी देखा था। और आज बात आएगी कि जो आपने n am निकाला है उसका समेशन क्या है। और आज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज जीपी भी शुरू हो जाएगा और इसमें आपने ज़्यादा कुछ क्लास 10 में पढ़ा नहीं था एपी में, ऑलराइट। और मैंने एपी में बहुत ही स्टार्टिंग में ऊपर से पढ़ा, इसी से मैं आपको बोल रहा था वार्म अप बस चल रहा है। अब मैंने आपको ये नहीं बताया इस फॉर्मूले में कि जैसे मान लो ठीक है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें d की वैल्यू थोड़ी बताऊंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको d की वैल्यू पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ, क्योंकि ये सब यार एपी पढ़े हुए हो तुम, क्लास 10th में आपने एपी पढ़ा हुआ है, लेकिन जीपी में मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा। कोई सीक्वेंस, जैसे कि कोई सीक्वेंस अगर a1, a2, a3 अगर दिया हुआ है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ अगर ये एपी में तो क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है, कॉमन है। कॉमन का क्या मतलब है, अगर a2 माइनस a1 करते हो तो वो a3 माइनस a2 के बराबर होता है, इसीलिए तो मैं इसको क्या बोलता हूँ कि यार वो कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तभी तो जा करके वो एपी में होगा, ऑलराइट। तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब ये सब तुम्हें बेसिक मैं थोड़ी बता रहा था यार, हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमें थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ऑलराइट। अब कुछ कैलकुलेशंस ऐसे आएंगे मैथमेटिक्स में जो मैं आपको पूरा करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली कभी कभार करूंगा और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर अपना बढ़ाना पड़ेगा, ऑलराइट। तो ये तो आप आई होप सो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज। अब मैं इसमें ये थोड़ी बताने जाऊंगा कि ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है। जो नंबर मान लो आप गिनते हुए गए 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो है उसे आप बोलते हो a3, अगर आप n तक गिनते हुए तो उसे आप बोलते हो an। अब ये सब बताने की जरूरत है, अब ये फर्स्ट टर्म है, ये भी बताने की जरूरत नहीं, आई होप सो। तो इतना आई होप सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है ये बात, ऑलराइट। तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है, लेकिन कोई सुनिए, जब मैं आपको जीएम पढ़ाऊंगा ना तो उसमें मैं आपको हर एक बात बताऊंगा, ऑलराइट। तो ठीक है, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पर उससे पहले जो होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, जो होमवर्क मैंने आपको दिया था, तो किस किस ने इसका आंसर दे दिया, किस किस ने कर लिया। जिसने कर लिया यार उसको प्लीज मुझे आंसर बताओ कि क्या होगा आंसर। वैसे जितना टफ ये दिख रहा है ना उतना टफ है नहीं, ऑलराइट। तो इसको पहले कवर अप करते हैं, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपको बच गया, या फिर एक काम करता हूँ अभी कर लेता हूँ, इसको बाद बता दूंगा। ये प्रॉपर्टी एक और नोट कर लो, क्या है वो, अगर मान लो आपके सामने a1, a2, या फिर इस तरीके से a1, b1, c1, d1, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो ये AP में है, ऑलराइट, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मान लो कि ये जो सीक्वेंस है वो AP में है, और क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लो एक और सीरीज है, एक और सीक्वेंस है a2, b2, c2, d2, और मान लो कि ये भी जो है वो AP में है, ऑलराइट। तो अगर मैं ये एक बात आपसे बोलूँ, उसमें डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपको, अगर मैं इन दोनों AP को ऐड कर दूँ मतलब इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ, इसका सेकंड टर्म इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, प्लस करो या माइनस करो, प्लस करो या माइनस करो, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना, a1 प्लस माइनस a2 कर लो, कोई इशू नहीं है, कुछ भी कर लो आप, b1 प्लस माइनस b2, c1 प्लस माइनस c2, d1 प्लस माइनस d2। तो यार ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये भी एक एपी में ही होगा, ऑलराइट। लेकिन कब एपी में होगा, जब आप दो एपी को ऐड करोगे तभी वो रिजल्टेंट आपका एपी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्लियर है क्या। लेकिन आपके कई लोग के दिमाग में आ रहा होगा, सर एक बात बताओ आप मुझे कि अगर दो सीक्वेंस अगर एपी में दिया हो, तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं, तो क्या तभी भी वो सीक्वेंस एपी में आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसका आप लोग रीजन पूछोगे, तो इसका रीजन यही है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, प्रैक्टिकल का मीनिंग ये है, जैसे मान लो आप
आपके पास दो सीक्वेंस हो जो कि एपी में हो, आप एक काम करो उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो देखोगे फिर वो सीक्वेंस जो है ना एपी में नहीं आएगा, या फिर उन दोनों सीक्वेंस को डिवाइड कर दो तो वो एपी में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ऐड कर दिया ना तो आई एम डैम श्योर कि वो 100% एपी में जरूर आएगा। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा बेसिक था। वैसे तो ये आपको जहां तक मैं जानता हूँ आपको पता होगा, इन क्लास 10 में ही था, इसीलिए मैं ये मान के चल रहा था कि चलो ठीक है, बट अभी तो क्लियर है ना। वैसे तो मैं जिस क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ऐसा कुछ यूज नहीं होगा एनीवे, बट फिर भी याद रखो, काम आएगा हो सकता है तुम्हारे। ऑलराइट, तो ये तो ठीक है, ये डिस्कशन करना था हमें प्रॉपर्टी के बारे में। तो अभी फिलहाल बात कर लेते हैं ये जो होमवर्क क्वेश्चन था वो कैसा था, आई मीन उसमें करना क्या था, उसमें करना क्या था। कुछ लोग किए क्या, कोई नहीं किए, कोई बात नहीं, जो कर लेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। पहले ये देखो कह क्या रहा है ये, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब वही तो होता है हेक्सागन, पेंटागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, जानते हो ना। जैसे कि आप कह सकते हो हेक्सागन को कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका ना हेक्सागन है ना पेंटागन है। यहाँ पे आपको बोल रहा है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी। इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल ये होता है, इंटीरियर एंगल जो है ना वो क्या बोल रहा है, आर इन एपी। हाँ, कह रहा है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी, और ये बोल रहा है द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 120 डिग्री, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5 डिग्री। ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना कि अगर एक 120 डिग्री है तो अगला 125 डिग्री होगा, 125 डिग्री होगा, उसके बाद वाला क्या होगा 130 डिग्री। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये बेसिक नॉलेज हमारे काम का नहीं आएगा। ऑलराइट, क्या काम क्या आएगा वो सुनो, क्या काम क्या हमारे आएगा वो सुनो। देखो वैसे तो आपको एक बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए तभी आप कर पाओगे इसको। फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, मतलब क्या है कि अगर मान लो हेक्सागन अगर आपको दिया होता तो आपको ये बताना है कि हेक्सागन में कितने साइड्स हैं, तो आप बता सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, हेक्सागन के लिए था ना, ये हेक्सागन नहीं ये पॉलीगन है, ये ना हेक्सागन है ये ना पेंटागन है, ये पॉलीगन है ना। तो इसमें n नंबर ऑफ साइड्स हो सकते हैं, तो उसी n की वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर है क्या, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या समझ में आया, पूछ क्या रहा है। तो ठीक है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ठीक है, कुछ करते हैं, क्या करोगे आप। तो मुझे एक प्रॉपर्टी पॉलीगन के बारे में ये पता है, वो क्या है, मुझे पॉलीगन के बारे में एक प्रॉपर्टी पता है, जानते हो क्या है वो पॉलीगन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई भी पॉलीगन हो, अगर मान लो n साइडेड का पॉलीगन है, लेट n साइडेड पॉलीगन, लेट n साइडेड पॉलीगन, अगर आपके सामने n साइडेड पॉलीगन मैं आपको दे दूं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं उसके इंटीरियर एंगल का समेशन, उसके इंटीरियर एंगल, जो यहाँ पे इंटीरियर एंगल दिया है इंटीरियर एंगल, उसका इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है, समेशन वो होता है तुम्हारा n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप कहोगे सर ये आ कहां से गया, तो ये बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर क्यों, रीजन ये है कि ये एक एसओटी का पार्ट है, एसओटी में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का पार्ट है, जो कि आपके क्लास 11 के पोर्शन में है, इनफैक्ट क्लास 12 के भी पोर्शन में नहीं है कहाँ ये है आपका मेंस के पोर्शन में। तो अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि मैं आपको जरूर बता दूंगा, इनफैक्ट ये भी बताने का एक टाइम है, तब ज्योमेट्री जब पढ़ोगे तभी बता पाऊंगा। ऑलराइट, तो अभी के लिए केवल एक काम करो, ये इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रख लो कि अगर आपके पास n साइडेड पॉलीगन है, हमें साइड पूछा है तुम्हारे लिए, हमने n साइडेड पॉलीगन है, तो उन n साइडेड पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल का समेशन होता है वो इतना होता है, समेशन ऑफ n साइडेड इंटीरियर एंगल। ऑलराइट, ठीक है, इतना होता है। तो ये तो मान लो गिवन है, एक तरह से मान लो हमने अपने दिमाग से कैलकुलेशन कर लिया। एक और तरीका तो है जो आप फाइंड कर सकते हो, जो हमने कल फॉर्मूला सीखा था, Sn इज इक्वल टू व्हाट, n/2। मान लो n क्या है, n साइड है, और 2a, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू पता है क्या तुम्हें, यस 120 डिग्री, और प्लस n-1 होता है ना, और डिफरेंस कितना है 5 डिग्री।
ध्यान से लिख दो 5, ऑलराइट। तो ठीक है, ये तो हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से हमें ये पता है ये रिजल्ट आएगा, और ये हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट की वजह से हमें ये पता है कि ये आएगा। तो ठीक है, ये दोनों के दोनों तो समेशन ही है, इंटीरियर एंगल के समेशन है। ये इंटीरियर एंगल के बारे में तो आपको गिवन है, तो ये भी इंटीरियर एंगल का समेशन है, ये भी इंटीरियर एंगल का समेशन है। तो क्या मैं डायरेक्टली इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकता क्या? तो एक काम करो, इन दोनों को इक्वल कर दो, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है क्या? अब एक काम करो, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, आई होप सो करो, या फिर मैं भी करता हूँ। अब इस SN को गायब कर दो, कोई इशू नहीं है, और 2 को उधर ट्रांसफर करना ही पड़ जाएगा। तो एक काम करो, 2n यहाँ पे लिख दो, 240n प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 5n² माइनस 5n। क्लियर है क्या? और ये जब 2 आपका उधर जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 180 इंटू 2 360, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 360n माइनस 720। क्लियर है क्या? तो ठीक है, अभी तो ये पता चल गया, अच्छा ऐसा कुछ बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तो 5n² को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक n का टर्म है, एक यहाँ पे n का टर्म है, एक यहाँ पे n का टर्म है। तो 240 में से जब 5 जाएगा तो 235, तो जब 360 में से आपका 235 जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, ऑलराइट। तो कितना बचेगा, जल्दी कैलकुलेट करो, 2, ऑलराइट यहाँ पर। तो आई होप सो 125 बचेगा, वो भी माइनस में 125n। क्लियर है क्या? और क्या होगा, और यहाँ पे काम करो, माइनस 720 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो n के टर्म्स में इक्वेशन आ गया, और आपको फाइंड भी तो n करना है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम बचपन से सीखा हुआ है, ऑलराइट। तो कर सकते हैं क्या इसको, एक काम करो करके देखते हैं। अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ देता हूँ उसके बाद से। तो काम करो, पहले 5 से डिवाइड देते, तो यहाँ 25n माइनस 5 जा 5, फिर वहाँ पे 2 5 4 जा, फिर 5 4 जा, हाँ इतना होगा। तो इसके बाद आप शायद कर सकते हो, आई होप सो इजी होगा। इसके बाद आप फैक्टराइजेशन करना एंड आंसर n की बता देना। क्लियर है क्या? देखो ये तभी हो पाया जब आपको ये प्रॉपर्टी पता होता है। मैं मानता हूँ आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि आप भी पहली बार क्लास 11 पढ़ रहे होगे, तो कोई नहीं, अभी के लिए प्रॉपर्टी लेकिन हमेशा के लिए याद रख लेना, याद जरूर रख लेना। क्योंकि मैंने ये बोला है कि अगर एसओटी में जब पढ़ाऊंगा, जैसे आप लेके एनसीईआरटी की पोर्शन में नहीं है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ा दूं, ऑलराइट। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, ओके, नोट कर लिया ना। और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किसने किसने कर लिया? वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, याद है क्या? वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक तरह से कह सकते हो आप। तो क्या था वो देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आपका दिख रहा था। हाँ, क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, वो बोल रहा था इफ a, b, c आर इन AP। ये क्या बोल रहा था, अगर मान लो कि a, b, c जो है वो AP में है, तो मैंने आपको बोला था एक काम करो, प्रूव दैट फर्स्ट क्या बोला था मैं आपको, b प्लस c कॉमा c प्लस a कॉमा a प्लस b ऑल्सो इन AP। आपको इसको भी AP में प्रूफ करना है। क्लियर है क्या? कैसे, मतलब सोचोगे कैसे इसको, आई मीन कैसे करोगे? तो ध्यान दो, ये तो आपको गिवन है, इतना पोर्शन आपको गिवन है, बट यार ये नहीं पता ना कि हाँ इसको कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन हमें इसका प्रॉपर्टी पता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस दे दिया गया, अगर वो AP में है तो हम लोग कुछ भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो फिर से AP में रहता है। तो एक काम करो, a, b, c को यहाँ पे लिखो, तो a, b, c। क्लियर है? तो लाना क्या है, b प्लस c लाना है ना फर्स्ट पोजीशन पे। b प्लस c में कहीं पे भी a नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट टर्म पे a दिख रहा है। यानी इतना तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि a को गायब करना है। तो आप सोचोगे क्या करना है, a माइनस कर दो, आप तो यही सोचोगे। तो यार एक केवल इसी में माइनस करोगे, इसमें भी करोगे तो b माइनस a आ जाएगा, यहाँ करोगे तो c माइनस a आ जाएगा।
तो मैंने देखा अभी यार ठीक है, a माइनस ए करने पे ठीक है, यहाँ से a तो गायब हो गया, यहाँ से a गायब हो जाएगा, मैं मानता हूँ। फिर आप क्या करोगे, चलो ठीक है 0 आ गए, फिर आप कहोगे सर एक काम करो b प्लस सी सारे में ऐड कर दो, ठीक है वो भी कर दिया। आपके कहने पे मैं मान लो कि आप कह रहे हो ये बात, तो b प्लस सी अगर ऐड करूंगा ना तो यहाँ पे देखो 2b माइनस a प्लस सी आ जाएगा, और यहाँ पे भी जब b प्लस सी में ऐड करूंगा तो क्या आएगा, b प्लस 2c माइनस a आ जाएगा। बट मुझे ये चाहिए ही नहीं, यानी मेरा फॉल्ट यहीं से हो गया, फॉल्ट तो मेरा यहीं से हो गया। अरे यार तुम चलो ठीक है इसके लिए केवल काम करोगे क्या, सॉरी केवल तुम इसके लिए काम करोगे क्या। यार मान लो आपके घर में 3 मेहमान आए हैं, अगर आप एक के लिए मेहमान नवाजी कर रहे हो तो क्या दूसरों को छोड़ दोगे क्या, नहीं ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, केवल तुम इसका ध्यान रखे हो, इन दोनों का ध्यान नहीं, इन दोनों को जो मन में आया तुमने वो दिया, नो इन दोनों को भी देखो, इन सबको क्या जरूरत है, तभी आप इस तरह की क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि अभी तो ये सिंपल है, बट इसके बाद वाला सिंपल नहीं दूंगा मैं। कैसे करेंगे ये सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। तो यहाँ पे मुझे ये तो पता चल गया ठीक है, यहाँ पे ना तो मुझे a चाहिए, यहाँ पे ना तो मुझे b चाहिए, यहाँ पे ना तो मुझे c चाहिए। तो एक काम करता हूँ, इन सब में से मैं a प्लस b प्लस c को माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट a प्लस b प्लस c फ्रॉम दिस ap। तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो a माइनस यहाँ पे देखो क्या आएगा, a प्लस b प्लस c आ जाएगा, क्लियर है क्या। फिर यहाँ पे क्या होगा, b माइनस a प्लस b प्लस c। फिर आप क्या करोगे, c माइनस a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। तो आपको सर अभी भी आंसर नहीं आया, बट ध्यान से देखो b प्लस c जो हमें चाहिए वो आ गया है, c प्लस a जो हमें चाहिए वो आ गया है, a प्लस b जो हमें चाहिए वो आ गया है। यानी ये मैंने पहला स्टेप जो मैंने किया वो बिल्कुल सही गया हूं मैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर इस माइनस को आप बाहर ना निकालो, अंदर मत ले जाओ, बाहर ही रहने दो। तो एक काम करो, माइनस b प्लस सी कॉमा माइनस a प्लस सी कॉमा माइनस a प्लस b, ये है। तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में, अगर आप कोई भी नंबर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो वो सीक्वेंस से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक काम करो, इस सब में अब क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। और हमें पता है जब हमने इस सीक्वेंस को कैसे लाया है, a प्लस b प्लस c से, पहले हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता है सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या AP पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या क्लियर हुआ। आप केवल एक को ध्यान में मत रखो कि हाँ मुझे यहाँ पे a नहीं चाहिए, मुझे b प्लस c चाहिए, तो एक काम करते a माइनस कर देते। नो, आप यार इसकी भी जरूरत देखो, इसकी भी जरूरत देखो, क्लियर है क्या। ऑलराइट, तो एक काम करो, इसे नोट करो। यही क्वेश्चन में मैं आपको एक सेकंड पार्ट आपको देता हूं जो कि और ज्यादा थोड़ा टफ है। तो वो क्या है वो सुनो, वो क्या है वो सुनो। अब इन सब क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, ऑलराइट, थोड़ा सा ज्यादा आपको दिमाग को खर्च करना पड़ जाएगा। तो सेकंड पार्ट क्या है वो सुनो। सेकंड पार्ट हाँ आपका इस तरीके का है, 1/b प्लस 1/c, a इंटू में है, और यहाँ पे आपको कह रहा है b इंटू 1/c प्लस 1/a कॉमा c इंटू 1/a प्लस 1/b। अब ये तो और ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। सर आप बताओ सर मैं कैसे करूं इसको। यार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके कोशिश तो करो कि कहाँ पे सोचूं, क्या करूं, कैसे करूं कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है तो आप कैसे करोगे, एक काम करो, जो आपको दिया हुआ है ना उसको आप नीचे लाओ, a, b, c नीचे ला दिए। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि यार ये तो AP में है, चलो ठीक है, अब मुझे ये AP में प्रूफ करना है, कैसे करूं। ये आपको क्या करना है, AP में प्रूफ करना है, कैसे कर पाओगे। तो दिमाग में आएगा ये बात कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, चुपके से मैं काम करता हूँ कि मैं इसी में थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन करके देखता हूँ, इसी में जो आपको प्रूफ करना है उसी में थोड़ा कैलकुलेशन करो।
तो C आएगा प्लस B आएगा अपॉन में B इंटू C आएगा, और यहाँ पे जब A अंदर जाएगा तो A और यहाँ पे A। क्लियर? ध्यान से देखो, अभी आप इसको देखो, आप इस तरीके से चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल मैं एज अ आपकी तरह सोच रहा हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हो, बिल्कुल मैं आपकी तरह सोच रहा हूँ। तो ठीक है, अच्छा ठीक है, मैंने इस तरह ट्राई किया सर। अच्छा सर अब कैसे करूँ मैं? हाँ मुझे दिख रहा है सर, एक काम करो आप कि सर जैसे कि ए जब कॉमन था तो यहाँ पे B प्लस C आ रहा था और यहाँ पे B C आ रहा था, ठीक है। तो पहले तो सर यहाँ पे BC लाना पड़ेगा, तो एक काम करो आप पूरे इक्वेशन में BC से डिवाइड कर दो पहले। तो BC चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैंने डिवाइड कर दिया। अब चलो ठीक है, इतना सेटिस्फाई हो गया। अब आपको सर एक काम करो, B प्लस C से इंटू कर दो पूरे इक्वेशन में, ठीक है। तुम्हारे कहने पे मैंने वो भी कर दिया, अपॉन BC आ गया। लेकिन यहाँ पे देखोगे अब तो कंडीशन बिगड़ गया है, B इंटू B प्लस C अपॉन क्या है BC कॉमा C इंटू B प्लस C अपॉन BC। ओहो, ये तो प्रूफ ही नहीं करना था, ये तो प्रूफ, ठीक है मैं मानता हूँ आपका पहला कंडीशन आपने ला दिया, लेकिन यह गलत है ना। आपने केवल एक को ध्यान में रखा, इसको क्यों नहीं ध्यान में रखा यार? क्यों तुमने उसको ध्यान में नहीं रखा? आपने क्यों नहीं ध्यान में रखा? एक बात बताओ, आपने क्यों नहीं ध्यान में रखा? अच्छा ठीक है, आपके दिमाग में नहीं आया, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज बन रहा है। ये पहला टर्म ना बन रहा है, लेकिन दूसरा टर्म मैच नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो ठीक है, ये टर्म ऊपर और लाने के लिए आपने जो मशक्कत किया। अब जो मैं मशक्कत करवाने जा रहा हूँ वो सुनो, मैं क्या कहूंगा आपको, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अच्छा ठीक है, मुझे A, B, C आर गिवन है, अब मैं क्या करूँ कि मैं ये ला दूं? तो एक काम करो, आपको नीचे B और C ही लाना है। तो कैसे ला सकते हो? अगर आपने इन सब में A, B, C से A इंटू B इंटू C से डिवाइड दे दिया तो आप ध्यान दियो डिनोमिनेटर में B और C आ जाएगा। तो कुछ तो आया, पहले कुछ तो काम करो यार। लेकिन वो चीज देखोगे ना तो हर चीज में मैच करेगा। A, B, C जब करोगे तो यहाँ पे 1/BC, यहाँ पे 1/AC, यहाँ पे AB। ऐसा काम करो जो तीनों के लिए थोड़ा अच्छा लगे। तो एक काम करो, डिवाइड बाई A इंटू B इंटू C। तो ठीक है मैंने किया डिवाइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा ध्यान से सुनो, A से A कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा, कॉमा यहाँ से जब डिवाइड हो तो A इंटू C बन जाएगा, कॉमा 1/AB बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो ठीक है, चलो ठीक है, इतना बनेगा, मैं मान गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे वो सुनो। चलो ठीक है, B इंटू C आ गया। अगर इसका आप एलसीएम लो तो चलो ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है, अच्छी इस तरीके बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी एलसीएम लो तो A इंटू C बनेगा, चलो ठीक है बन रहा है। यहाँ पे भी A इंटू B बनेगा। तो अगर आपने केवल इसके लिए सोचा तो आप क्या कहोगे कि चलो ठीक है सर, A इंटू C प्लस B इंटू A, इसमें इंटू कर दो। तो इसमें भी इंटू करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यानी हम लोग केवल एक के बारे में नहीं सोचेंगे। तो क्या इंटू करना है वो सुनो, मल्टीप्लाई बाई AB, मतलब AB आपको जरूरत है ना इसके लिए AB प्लस AC भी इंटू करो। लेकिन अभी तो केवल तुमने इसका जरूरत पूरा किया ना, तो मुझे इन तीनों का जब जरूरत पूरा करना है तो इसीलिए मुझे मजबूरन यहाँ पे भी AB से इंटू करना पड़ जाता है। क्लियर है क्या? क्योंकि तीनों को मुझे सुनना है ना यार, एक को मत सुनो, सबको सुनो, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, तो ध्यान से सुनो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख लो A इंटू B प्लस A इंटू C प्लस AB अपॉन क्या बन जाएगा BC, कॉमा AB प्लस BC प्लस AC अपॉन A इंटू C, कॉमा AB प्लस BC प्लस AC अपॉन A इंटू B। अब एक काम करो, इन सबको सेपरेट करो। सेपरेट कैसे करोगे वो सुनो, कैसे करोगे सेपरेट? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कैसे मैं लिखूंगा, यहाँ ध्यान से सुनो। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो क्या आप डायरेक्टली लिख सकते हो AB अपॉन BC प्लस AC अपॉन BC, लिख सकते हो क्या? तो यहाँ से डायरेक्टली B से B कैंसिल हो रहा है क्या? तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे A प्लस A अपॉन C लिख देता हूँ।
ए अपॉन सी प्लस, यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन बी आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा ए अपॉन सी आएगा। क्लियर है? ए अपॉन सी कहीं नहीं भी आएगा, यहाँ पे ए इंटू बी, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, ए बी ए सी, यहाँ पे होगा आपका बी सी, बी सी होगा, मैंने हर जगह सही लिखा हुआ है बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, कोई नहीं आप सही कर लो, बी सी होगा ना। तो यानी कि जब वो इसके साथ आएगा तब तो ए बाई सी बनाएगा, इसके साथ आएगा तो ए बाई बी बनाएगा, लेकिन जब इसके साथ आएगा तो क्या बनाएगा 1। तो चलो ठीक है, इतना तो बन गया। वही चीज कुछ इसके साथ भी होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो बी अपॉन सी बनाएगा, क्या बनाएगा बी अपॉन सी प्लस ये क्या बनाएगा बी अपॉन ए प्लस 1। क्लियर है? और ये वैसे ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा 1 प्लस बी सी, सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी बनाएगा। क्लियर है? तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं काम करता हूँ, देखता हूँ आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। तो ठीक है, इतना तो क्लियर है कि कैसे करना है। अब आप ध्यान से देखोगे ना, कुछ कुछ चीजें आपका मिलना शुरू हो गया है, बस एक चीज दिक्कत दे रहा है कि +1 +1 +1। तो एक काम करो, सब में -1 कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो -1। तो जब -1 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये +1 ऑलरेडी कैंसिल, तो यहीं पे कैंसिल कर देता हूं, आप लोग कर रहे हैं अपने कॉपी में, ये भी कैंसिल और फिर यहां से ये भी कैंसिल। अब क्या करना है, ए कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से बी कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा, सी कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, रटने की बिल्कुल कोशिश मत करना। पहले आप थोड़ा सा गलत सोचो, इसमें गलत इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गलत सोचने की कोशिश करो। एक काम करता हूं, मैं इस पे ध्यान देती, हो सकता है आ जाए बट कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक को तो ध्यान दिया, तो ये दोनों गुस्सा नहीं हो जाएंगे क्या? वही बात है कि ये दोनों गुस्सा हो जाए तो आंसर नहीं देंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप तीनों के बारे में जब सोचोगे तो ये तीनों गुस्सा नहीं होंगे, तो आपका आंसर ये तुरंत दे देंगे। ऑलराइट, तो मैं काम करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। ऑलराइट, समझ में आया क्या? मजा आ गया होगा वैसे। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जरूर आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं यार, थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन के बारे में क्या, पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है वो सुनो। जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, अगर a कॉमा b है, ठीक है, और उसके बीच में n am आ रहे हैं, a1 a2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे an आ जा रहा है, याद है? तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीजें बता दिया था कि चलो ठीक है, a की वैल्यू तो आपको पता ही रहेगा, तो मैंने यहाँ पे d की वैल्यू आपको बता दी थी। क्या बताया था, याद है क्या? b माइनस a अपॉन n प्लस 1, याद है? यही तो बताया था ना। d क्या है? कॉमन डिफरेंस है। अच्छा ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया था। तो अभी तक तो तुमने बस इतना ही पढ़ा ना, अभी तो हमने ये पढ़ा ही नहीं कि अरे यार ये कितना होगा, मतलब इनका अगर मैं am का समेशन पूछूं आपसे, जैसे मैं आपको पूछूं a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस am, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ध्यान दो, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि s ऑफ n की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है सर, n/2 होता है, इनटू में फर्स्ट टर्म आप लिख दो प्लस लास्ट टर्म लिख दो। तो फर्स्ट टर्म कितना है? a1 है प्लस an है, तो ठीक है, ये तो होता है समेशन। लेकिन एक प्रॉपर्टी है, वो ध्यान दो कि क्या होती है वो प्रॉपर्टी, लिख लो इसे, सम ऑफ n am between two number, sum of n am between two number is n times their single am between them। क्या ये स्टेटमेंट कुछ आपको समझ में आ रही है? ध्यान दो, आपको बोल रहा है सम ऑफ n am बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है ये, उनके बीच में n am का समेशन जो भी होगा वो दो नंबर के बीच के एक सिंगल am के n टाइम के बराबर होगा।
मैंने क्या बोला, एक काम करो पहले से नोट करो फिर मैं आपको बताता हूँ। वो जो SN आपने निकाला है ना n/2 इंटू A1 प्लस AN, ये जानते हो किसके बराबर होगा? तो हमने ये भी ये मैंने क्या लिखा है, सिंगल AM बिटवीन देम। अगर मान लो A, B दिया हुआ है, ठीक है, उसके बीच में अगर मुझे सिंगल AM निकालना रहता तो मैं क्या करता था यार, तो मुझे सिंगल AM जो निकालना रहता था मैं उसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख देता था ना, A = A + B/2। याद है कल मैंने प्रूफ किया था कि सिंगल AM है ना, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला n टाइम्स होता है, तो n टाइम्स ऑफ A + B/2। क्लियर है क्या? ऑलराइट। तो बात आती है, कई बार ये क्वेश्चन प्रूफ में आ जाता है आपके 11th के एग्जाम में ही। कई बार ये लोग कहेंगे एक काम करो आप इसे प्रूफ करके दिखा दो, तो हमें तो ये बहुत आसान लगता है। कैसे? एक काम करो, ये जो 2 लिखा हुआ है इसको बाहर लिख लो। तो जब आप बाहर लिखोगे तो आप थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसे तुरंत प्रूफ कर सकते हो। क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है? प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप बिगिनिंग से और एंड से इक्विडिस्टेंट पर कोई भी नंबर उठाओ और उनका समेशन कर दो, जैसे कि मैंने अगर उठा लिया A1, इधर से दूसरा टर्म और उधर से दूसरा टर्म क्या होगा, AN, तो उसका समेशन किसके बराबर होता था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के समेशन के बराबर होता था। क्या याद है? याद है? तो ठीक है, अगर आपको बोलेगा कि काम करो ये है, ये कैसे इसके बराबर है, तो एक बात बताओ, मान लो आपको ये नहीं भी पता होता और फिर मैं क्या यहाँ पे A1 प्लस AN की वैल्यू डायरेक्टली A प्लस B लिख सकता हूँ? क्या डायरेक्टली A प्लस B लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे A प्लस B डाल दो तो वही तो बन जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आपका तुरंत प्रूफ हो जाता है। ऑलराइट, तो एक काम करो, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो। नोट हो गया क्या? अब मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा करना है। ऑलराइट, और टाइम बहुत ज्यादा कम है हमारे पास। तो क्या क्या हमने पढ़ लिया? चलो ठीक है, समेशन भी पढ़ लिया। एक काम करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एपी थोड़ा सा करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एपी पे देखो मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, लेकिन उसका क्वेश्चन का जो लेंथ है ना वो यार बहुत बड़ा है, तो इस पे लिख पाना वो थोड़ा सा मुश्किल दे रहा है। बट कोई नहीं, मैं कल उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन मैं आज डिस्कस कर लेता हूँ, कल मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा उस पे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। एक तो यार एक बार में ये पूरा भर जाएगा उसके क्वेश्चन में, फिर जब मैं करूंगा ना तो 3 बार लगभग ये भर जाएगा, तो इसीलिए उसको मैं कल रखा हूँ क्योंकि पूरा लेक्चर उसी में एंड हो जाता। ऑलराइट, तो आज मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको एप्लीकेशन ऑफ एपी पे, उसके बाद आप करना। ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन है वो देखो। बट उस क्वेश्चन को करने से पहले आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया हुआ, वो सुनो, वो क्या है। हाँ, फॉर what values of a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is am of a and b। all right, जरा सा आप बुद्धि लगाओ तुरंत आपका सामने आपका आंसर आ जाएगा। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज कर टेंस सॉल्व कर, मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि आपको एप्लीकेशन ऑफ एपी का भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी है। क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, यहाँ पे आपको एन की वैल्यू बतानी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू बतानी है। और ये क्या कह रहा है, ये जो बड़ा सा आपको दिया हुआ है वो कौन है, ए और बी के बीच का सिंगल एम है, एक ही तो एम दिया हुआ है, ये क्या है, एम है, ए कॉमा बी का, ए कॉमा बी कोई भी नंबर है उनके बीच का एक एम है, मान लो यही ए है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसे, तो मुझे पता है इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली ये भी तो लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी बाई 2 लिख सकते हो क्या, और ये भी क्या है, इसका एम ही है, तो इसको और इसको डायरेक्टली आप बराबर कर सकते हो। तो एक काम करो, कर दो। कैसे करोगे, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस b अपॉन 2। ऑलराइट, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कैसे होगा, और जब 2 को इधर लाओ तो 2 इंटू a की पावर n प्लस 1 प्लस 2 इंटू b की पावर n प्लस 1
इज इक्वल्स टू व्हाट, ये जब इसमें इंटू होगा तो a की पावर n प्लस 1 हो जाएगा प्लस b की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। क्या बस यही नहीं होगा, इसमें और कुछ भी होगा, a की पावर n प्लस 1 तो होगा ही, फिर ये क्वांटिटी इस b के साथ भी तो इंटू होगा। तो ठीक है, जब b के साथ होगा तब क्या होगा, a की पावर n इंटू b होगा प्लस प्लस के साथ क्या आएगा, एक काम करो, ये पूरे टर्म को हम लोग नीचे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन करना हम लोग शुरू करेंगे। तो प्लस में ही है a की पावर n इंटू बी प्लस b की पावर n इंटू a, ये b की पावर n इस a से भी तो इंटू होगा। तो चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना तो बन रहा है, ऐसा कुछ हमारे सामने बन रहा है। तो इसके बाद हम लोग कैसे करेंगे वो ध्यान दो, एक काम करता हूँ मैं इसे इरेज करता हूँ, समझ गया ना ये क्या क्या होना है। तो कैसे करूंगा मैं इसे, तो ध्यान दो, हाँ कैसे कर सकते हो आप, एक काम करो, ये जो टर्म है ना आप इसको इधर लाओ, क्योंकि ये और ये तो सेम है, तो जब इधर लाओगे तो ये बन जाएगा आपका a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1, और जब इसको इधर लाओगे तो बन जाएगा आपका b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब बच गया आपका a की पावर n इंटू बी, a की पावर n b प्लस b की पावर n a। क्लियर है क्या, ये देखो आपके सामने बस यही सब कुछ बच रहा है। अब दिमाग में ये आ रहा है कि काम करते हैं, जहां जहां a दिख रहा है उसको एक पास लाते हैं, मतलब जहां जहां a की पावर ज्यादा है उसको एक पास लाओ। यहाँ पे n प्लस 1 है, यहाँ पे n है, अब इसे इसके पास मत लेते आना, इसको लाओ, थोड़ा सा लाओ इसको भी तब भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, पता चलेगा। तो एक काम करो आप इसी को ले आओ, जब इसको लाओगे तो होगा क्या, a की पावर n प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू b हो जाएगा प्लस, और जब इसको आप इधर लाओगे तो b की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n इंटू a इज इक्वल्स टू 0 होगा क्या, ऑलराइट। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, तो एक काम करो, a की पावर n अगर आप कॉमन ले लोगे, a की पावर n, तो आप कैसे क्या करोगे, अच्छा हाँ मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर n प्लस 1 को क्या मैं डायरेक्टली a की पावर n इंटू a लिख सकता हूँ क्या। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि जब दो a को या फिर कोई ऐसे नंबर का हम इंटू करते हैं जिनका ये नंबर सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर अपने आप ऐड हो जाता है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो a की पावर n प्लस 1 भी लिख सकते हो, पता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी पता है, इसीलिए मैं a n प्लस 1 को क्या a n इंटू 1 लिख सकता हूँ क्या, सॉरी a लिख सकता हूँ। फिर मैंने बोला आपको a n कॉमन ले लो, तो ठीक है a n यहाँ से गायब हो जाएगा तो a बस बच जाएगा माइनस b, फिर यहाँ से काम करो आप b n कॉमन ले लो, b की पावर n कॉमन ले लो, तो b की पावर n जब कॉमन लो तो बचेगा क्या, b माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ a माइनस b आ रहा है, यहाँ b माइनस a आ रहा है, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है ना कि मुझे अगर इसको भी कॉमन लेना है तो यहाँ पे और यहाँ पे मुझे सिमिलर क्वांटिटी लाना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे आप माइनस b कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो गया, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस b और यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर है। फिर जब आप a माइनस b इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, a माइनस b कॉमन, और ये क्या हो जाएगा, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है, फिर इतना तो हो गया। अब मैं क्या ये कर सकता हूँ क्या, इंडिविजुअल को मैं डायरेक्टली इक्वल कर देता हूँ, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन तो ये बन रहा है और इससे मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला फायदा, अगर होगा तो देख लेंगे, फायदा होगा तो देख लेंगे क्या करना है, बट आई होप तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें n का कोई टर्म आ नहीं रहा है। तो एक काम करो, एक बार इसको किया, अब एक बार इसके साथ भी कुछ खिलवाड़ करो, a की पावर n माइनस b की पावर n इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं क्या इसको bn को उधर ले आऊं, a की पावर n इज इक्वल्स टू b की पावर n। अब मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, अब b को यहाँ पे ला दो, यहाँ पे लाने का मतलब क्या है, एक काम करो b की पावर n से डिवाइड दे दो, दोनों साइड b की पावर n से डिवाइड दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ b की पावर n से आपने डिवाइड दे दिया, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n से जब डिवाइड दोगे तो RHS में 1 बच जाएगा क्या,
समझ में आ रहा है? ऑलराइट, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? अब हम लोग करेंगे, अच्छा इस पे भी n है, इस पे भी n है, तो क्या मैं डायरेक्टली इस तरीके से इसको नहीं लिख सकता क्या? a/b⁴n। और हाँ, इस क्वेश्चन में आपको बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कुछ भी हो, जैसे कि मान लो 2 हो, 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है, पता है कि नहीं? यहाँ पे कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, इट डजंट मैटर, अगर होल टू द पावर 0 है ना, तो उसका पूरा वैल्यू कितना आता है? 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है यार कि a/b की वैल्यू a/b⁴n = 1 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या हो? 0 हो। क्या बात क्लियर हुआ? इस पूरे की वैल्यू 1 आ रही है, ये तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ऑलराइट, और जब समथिंग की पावर 0 होता है तो हमें ओवरऑल आंसर को क्या देता है? 1 देता है। तो क्लियर है क्या इतनी बात? तो एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ, क्योंकि अभी हमें एक क्वेश्चन जो बहुत बड़ा है वो हमें करना है ना यार। ये तो आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ऑलराइट, तो इसे डिस्कस करना थोड़ा सा जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि लोग यहीं पे जाकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, बट अब नहीं होगे। ऑलराइट, तो मैं काम करता हूँ, इसे इरेज करता हूँ। वैसे अच्छे क्वेश्चन थे ये, एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है। दिमाग क्या खराब करने वाला, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ज्यादा कर देता है और कुछ नहीं करता है। अगर आपने उसमें बुद्धि चला लिया ना तो वो भी हो जाएगा। कुछ टफ क्वेश्चन नहीं होता, बस क्वेश्चन का आंसर उसी में होता है, बट थोड़ा सा ढूंढने में थोड़ा टाइम भी लग जाए। ऑलराइट, एनीवे, क्या क्वेश्चन है वो सुनो, क्या क्वेश्चन है वो सुनो। हाँ, इस तरीके का कुछ आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नोट करना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है वैसे ये। अ पर्सन काउंट 4500 notes. Let an denotes the number of notes. The number of notes. लिखते चलो। He count in n minutes. वो कितने मिनट में काउंट कर रहा है? n मिनट में। और यहाँ पे आपको बोल रहा है if a1 is equals to a2 is equals to a3 डॉट 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 ऐसे इज इक्वल्स टू करके a10 इज इक्वल्स टू व्हाट 150 आपको गिवन है, एंड a11, a12 डॉट 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 am are in AP क्लियर है, एंड d is equals to -2 then find time taken by him to count all notes. देख रहे हो, इतना बड़ा तो क्वेश्चन है, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैं एक और क्वेश्चन आपको कराने वाला था वो इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा था। तो आई होप तो इस ब्लैक बोर्ड पे भी नहीं आता, आई मीन इस व्हाइट बोर्ड पे भी नहीं आता। तो कोई नहीं, जरूरत पड़ेगा तो ऊपर का पोर्शन धीमे धीमे हम लोग इरेज करेंगे। आप इसको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। तो पहले पढ़ते हैं ये क्या रहा है। ये बोल रहा है कि अ पर्सन काउंट 4500 नोट्स, वो 4500 नोट्स को काउंट कर रहा है। लेट an denotes the number of notes. an क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ नोट। an denotes number of note। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है वो? an क्या है? नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट इन n मिनट्स। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर मान लो an दिया ना, अगर a2 दिया होगा तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो? a2 ये है, कह रहा है कि वो 2 नोट काउंट कर रहा है, 2 नोट काउंट कर रहा है, या फिर आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ नोट्स। हाँ नहीं,
A2 नोट्स काउंट कर रहा है इन 2 मिनट्स में, इतना नोट वो कितने समय में काउंट कर रहा है, 2 मिनट में काउंट कर रहा है। इसका मतलब ध्यान से समझो पहले, एन क्या डिनोट कर रहा है, इतने नंबर ऑफ नोट्स काउंट कर रहा है वो कितने मिनट में, n मिनट में। यानी A2 का मतलब क्या है, इतने नंबर ऑफ नोट वो काउंट तो कर रहा है कितने मिनट में, 2 मिनट में। समझ में आया क्या कह रहा है, ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। और यहाँ पे बोल रहा है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A10 इज इक्वल टू 150। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, पहले ध्यान दो, A1 का क्या मतलब है कि वो A1 नोट काउंट कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। क्लियर है। और इस A1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 150। और A1 क्या है, नंबर ऑफ नोट जो कि वो पर्सन काउंट कर रहा है कितने मिनट में, 1 मिनट में। यानी A1 की वैल्यू कितनी है, 150 है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2। यानी कि जब A2 यानी दूसरे मिनट में भी उसमें कितना नोट काउंट किया, 150 ही काउंट किया। बात को समझो, पहला मिनट में उसने कितना काउंट किया, 150। फिर दूसरे मिनट में उसने कितना काउंट किया, 150। तीसरे मिनट में भी उसने कितना काउंट किया, 150। बाप रे, सोच लो, तीसरे मिनट में भी उसने 150 काउंट किया। और ऐसे ही 10वें मिनट में भी उसने 150 काउंट किया। अच्छा ठीक है, तो यानी कि 10 मिनट तक, जैसे 1 मिनट में क्या कर रहा है वो 150 काउंट कर रहा है, फिर दूसरे मिनट में वो कितना काउंट कर रहा है, 150 काउंट कर रहा है, फिर तीसरे मिनट में भी वो इतना ही काउंट कर रहा है, चौथे मिनट में वो उतना ही काउंट कर रहा है, 10वें मिनट में वो उतना ही काउंट कर रहा है। क्लियर हुआ क्या। तो यानी कि अगर मैं ऐसे लेकर चल रहा हूँ 1 मिनट, फिर दूसरा मिनट, फिर तीसरा मिनट, फिर चौथा मिनट, ऐसे आप 10 मिनट तक यहाँ पे दिखा रहा है ना, 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट में उसने कितना नोट काउंट कर लिया होगा, 1500 नोट्स उसने काउंट कर लिए होंगे 10 मिनट में। एक बार में 150, दूसरी बार में 150, तीसरी बार में 150 और 10th टाइम में 150। तो टोटल जब 10th टाइम आया हो तो उसने कितना नोट काउंट कर लिया होगा, 1500 नोट्स उसने काउंट कर लिए होंगे। क्या बात समझ में आया। यानी कि चलो ठीक है, 8-10 मतलब 10वें मिनट तक भी, 10वें मिनट तक टोटल कितने नोट काउंट हो गए, 1500 नोट। कि पहले मिनट में 150, दूसरे मिनट में 150, तीसरे मिनट में भी। तो ऐसे आप जोड़ते चलो ना, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 10 बार जब जोड़ो तो यही आएगा, यही आएगा ना। ऑलराइट, चलो ठीक है। तो हमें बोल रहा है कि इतने नोट हैं और इतने नोट काउंट हो चुके हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कितने नोट बच गए, कितने नोट बच गए हैं अभी काउंट करने के लिए, तो 1500 सब्ट्रैक्ट कर दो ना, तो आएगा शायद 3000। क्या, हाँ 3000 नोट्स अभी बच गए। और ये क्या बोल रहा है, A11, A12 डॉट 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 ANR इन AP, वो AP में है। और ये बोल रहा है कि D is equals to -2, then find the time taken by him to count all the notes। यानी इस n की वैल्यू आपको फाइंड करना है, क्योंकि मिनट पूछ रहा है ना, टाइम टेकन मतलब मिनट, और मिनट क्या है, n ही तो है। अच्छा ठीक है, तो कैसे करोगे आप, ध्यान दो, यहाँ पे d के वैल्यू -2 क्यों दिया हुआ है। -2 का मतलब ये है कि वो जब 10th मिनट में 150 नोट्स काउंट किया ना, तो 11वें मिनट में वो 148 ही उसने काउंट किया होगा। और फिर 12th मिनट में उसने 146 ही काउंट किया होगा। मतलब धीमे धीमे 2 घटते जा रहा है। जब घटने का संभावना होगा तो हमेशा डिफरेंस निगेटिव में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बोलूं आपकी एक्यूरेसी घट रही या आपकी एक्यूरेसी या फिर स्पीड मान लो घट रही है, तो आप माइनस में जा रहे हो ना, आप तो माइनस में जा रहे हो। तो वही चीज कुछ इसमें भी समझो, आप क्या कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी जो है ना गिरने की, वो घटती जा रही है, आप माइनस में जा रहे हो। 148 फिर 146, फिर जब इसमें से इसको माइनस करो तो -2 आएगा ऑलरेडी। तो यानी हमने ये जो दिमाग लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। तो चलो ठीक है, 150 नोट्स 10th मिनट में अगर काउंट किया तो 11th मिनट में उसने कितने नोट काउंट किए होंगे, 148। ठीक है, 12th मिनट में उसने कितने काउंट किए होंगे, 146। क्लियर है। तो बचे तो कितने हैं, 3000 ना। तो एक काम करो, इसको कहां तक ले जाओ, AN तक ले जाओ। अब AN तक पता नहीं कितना नोट वो काउंट कर लेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया।
अभी हम लोग कैसे क्या करें, हाँ पहले तो हमें कोशिश करना होगा कि हम लोग करें कैसे इसको। हमें यहाँ से a की वैल्यू तो मिल रही है 148 और d की वैल्यू हमें पता ही है -2, ठीक है। d की वैल्यू आपको पता ही है ना -2, और आपको अब बचे हुए नोट कितने काउंट करने हैं, 3000 नोट से काउंट करने हैं। अगर मैं आपको बोलूं SN का मतलब क्या है, आपको कितने नंबर नोट अभी काउंट करने हैं, तो 3000, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स टू व्हाट, 3000 लिख सकते हो क्या। अब एक बात बताओ, आपको a की वैल्यू मैंने बता दिया 148, d की वैल्यू बता दिया -2, केवल n ही तो फाइंड करना है, कर नहीं लोगे क्या। एक काम करना, इसके बाद आप कैलकुलेशन खुद ही करना, ऑलराइट, क्योंकि 148 इंटू 2d इज इक्वल्स टू -2 ज्यादा लंबा कैलकुलेशन भी नहीं है, बट फिर भी क्योंकि अभी हमें एक और क्वेश्चन करना है, एक दो क्वेश्चन और, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने देता हूँ, आप इसके आगे आप प्रोसीड कर लेना, ऑलराइट। बस इतना बताओ, आपको समझ में आया कि नहीं, आपको ये बात समझ में आई कि नहीं। 11 8 12 ऐसे से वो क्या कर रहा है कि ये दो नोट काउंट करने की जो उसकी एक्यूरेसी वो घटती जा रही है, यानी अगर 10th मिनट में उसने 150 नोट काउंट किए तो 11th मिनट में 148 काउंट किया, ऐसे उसको कितने नोट काउंट करने हैं, 3000, तो इसीलिए मैंने ऐसा नहीं 3000 कर दिए। तो मान लो an तक गया होगा वो, लेट अस सपोज, अगर नहीं भी मानते तो भी वैसे ही होता वो, लेकिन मानना जरूरी था, तभी तो यहाँ पे n की वैल्यू आप फाइंड करोगे, तो जो आपका n आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। तो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या जो n आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्या, नहीं, वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो n आपने फाइंड करोगे वो क्या फाइंड करोगे, वो तो आप 11 से 11वें मिनट से जो आप नोट काउंट कर रहे हो, या फिर यहाँ तक जब आ जाओगे आप, तो उसका ना टाइम है n, लेकिन ये 10 मिनट भी तो जोड़ोगे, क्योंकि आपको बोलना है कितने टाइम टेकन लगेंगे कि वो सारे नोट को काउंट करें, इसीलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, n + 10, ये बात को ध्यान रखना, ऑलराइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। एक बार और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ऑलराइट। तो क्या क्वेश्चन है वो देख लो एक बारी, उसके बाद हम लोग अपना सेशन यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगा। तो क्या क्वेश्चन है वो सुनो, उसके लिए तो आपको जीपी पे फिर जाना पड़ जाएगा। तो जीपी के जाने के पहले आपको थोड़ा सा इंसर्शन तो मैंने आपको बता तो दिया था, बट उसके पहले एक क्वेश्चन कर लो, इंसर्ट 3 AMs बिटवीन 3 and 90। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि काम करो, 3 AM को निकालो, 3 AMs को आप निकालो इन दो नंबर के बीच के, तो हम लोग कर लेंगे ना। 3 और 19 दो नंबर्स हैं, इसके बीच में आपको 3 AM निकालना, मान लो A1 A2 एंड A3, क्लियर है क्या, ठीक है, तो कर लेंगे। तो हमें पता है A की वैल्यू तो हमें पता चली, चलो ठीक है 3 होगी। अब बात आती है D की वैल्यू, तो D की वैल्यू कैसे पता चल जाता है, D की वैल्यू B - A/n+1 होता है, तो B की वैल्यू क्या होगी, B की वैल्यू हमें पता है ये होगा। देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने आपको बताया था A, B के बीच में, तो यहाँ पे आपको 3,19 के बीच में पूछ रहा है ना, तो ठीक है, A का जगह कौन ले लिया 3, लेकिन B का जगह तो 19 लिया है ना, तो इस बात में कंफ्यूज मत रहो कि B की वैल्यू A1 होगी, नो, B की वैल्यू 19 होगी, तो इसलिए यहाँ पे 19 लिखो, और A की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे -3/n+1, n क्या हुआ करता था, जब आपको n AM इन दो नंबर के बीच में जब निकालना रहता था तब न n होता था, याद करो, जब आपको n AM निकालना रहता था दो नंबर के बीच में तब, तो यहाँ पे n AM तो निकालना नहीं, कितने AM निकालना है, 3 AM निकालना है, इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3+1, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 16/4 इज इक्वल्स टू 4, यहाँ देखो डिफरेंस की वैल्यू आ गई 4। तो अब बात आती है कि इंसर्ट करना है ना 3 AM, तो पहला AM तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो एक काम करो 3 में 4 को ऐड कर दो, तभी तो ये आएगा, पहला टर्म ये है लेकिन दूसरा टर्म तो ये है ना, तो A1 कैसे आएगा, जब 3 में आप 4 को ऐड करोगे, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 + 4 इज इक्वल्स टू व्हाट 7,
और A2 की वैल्यू कितनी आएगी 7 + 4 इज इक्वल टू व्हाट 11। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 + 3 इज इक्वल टू व्हाट 14। क्लियर है क्या? एक मिनट 7 + 3 7 + 4 11 + 4 15 हो जाएगा यहाँ 11 + 4। क्लियर है? ऑलराइट, तो ये तो मैंने बेसिक सा क्वेश्चन आपको करा दिया ताकि आपका ये जो कंफ्यूजन रहता है BAN ये कैसे काउंट करें ये आप कर सकते हो। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, फिर ये क्वेश्चन यहीं पे एंड करते हैं। ऑलराइट, तो बट उस क्वेश्चन को करने के तो आपको GM आना चाहिए, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं GM है क्या। हाँ, तो आपका AP खत्म हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। ऑलराइट, तो अब बात आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? आपने AP तो सुना था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? आपने अगर ध्यान दिया होगा तो जब मैं AP आपको पढ़ा रहा था तो मैं उसका फुल फॉर्म में नहीं लिखा था, इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि आपने उसको पहले ही पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़े हुए ना। ठीक है, तो एक काम करो इसे बस थोड़ा सा सुन लो, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर यहीं पे एंड कर देंगे। हाँ, तो अगर मान लो आपके सामने कोई सीक्वेंस दिया हो, जैसे कि लेट अस सपोज A1, A2, A3 डॉट 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 ऐसे गया। एक काम करो एक और नंबर ले लो A4, ये इतना ही रहता दो। ऑलराइट, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये GP में है, तो GP का सिग्निफिकेंट क्या है? कोई अगर मैं आपको पूछूं कोई सीक्वेंस AP में कब होगा? जब उसका कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, जब उसमें डिफरेंस हम लोग करेंगे तो बराबर आना चाहिए। तो कोई भी सीक्वेंस GP में कब होगा? वो तब होगा जब उसका कॉमन रेशियो होगा, मतलब रेशियो बराबर होगा। जब आपको AP में पता करना था तो आप क्या करते थे? A2 - A1 करते थे ना, मतलब इसमें से इसको फिर इसमें से इसको माइनस करते थे ना, तो वैसा ही कुछ इसमें भी करना रहेगा, आपको रेशियो लेना रहता है A2/A1। ध्यान से सुनना, ये आपके लिए पहला बार है इसीलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। तो A2/A1 और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करो A3/A2, फिर यहाँ पे A4/A3। ये GP में तभी होगा जब इनका रेशियो आपस में बराबर होगा। इतनी बातें नोट कर लो, कंडीशन है ये GP की, ये कोई भी सीक्वेंस कभी भी GP तभी होगा जब उनका रेशियो क्या हो? कॉमन हो। ऑलराइट, तो इसका रिक्वायर्ड, जैसे कि हम लोग AP में पढ़ रहे थे, अगर आप को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आप AP में क्या पढ़ रहे थे? A, A+D पढ़ रहे थे, फिर A+2D पढ़ रहे थे ना, DD का डिफरेंस था, A आ रहा था, तो इसमें कुछ इस तरीके का आएगा। अच्छा, इसमें A और D ही आ रहा था, मतलब फर्स्ट टर्म आ रहा था और कॉमन डिफरेंस। तो AP के लिए क्या सिग्निफिकेंट था? D जरूरी था, D के बिना हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि हाँ वो AP में है या नहीं है। और वैसे ही इसमें भी अगर आप R नहीं बता पाओगे, इसको आप R से डिनोट करते हो, ठीक है, कॉमन रेशियो को आप स्मॉल r से डिनोट करते हो। अगर आपके पास R बताने के लिए नहीं कुछ है ना, तो आप नहीं बता पाओगे कि वो GP में है या नहीं। क्लियर है क्या? अच्छा, तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरीके का आता है। अगर मैं बोलूं A, AR स्क्वायर, AR क्यूब डॉट डॉट डॉट, अब मैं कहूं कि क्या ये GP में है? क्या ये GP में है? तो मैं आपको कहूंगा यस ये GP में है। क्यों ये GP में है? तो ध्यान दो, मैंने आपको बोला एक काम करो, रेशियो देख के देखो, तो अगर AR/A करोगे तो इससे कैंसिल, तो कितना आ गया? रेशियो R आ रहा है ना, जब आप इसमें इसका रेशियो लोगे तब भी R आ रहा है, तो यार दोनों के दोनों क्या है? आपस में बराबर तो होते ही हैं, R दोनों R ही तो आ रहा है, तो यानी इतना तो पता चल गया कि ये GP में है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन है GP का। ऑलराइट, तो थोड़ा सा इसमें बेसिक नॉलेज ले लो, उसके बाद फिर इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ऑलराइट, तो क्या है वो सुनो, इसको हमने लिखा कैसे, ये सुनो। अगर आप ध्यान दो तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता क्या? R⁻1 - 1, फिर A⁻R⁻2 - 1, फिर AR3 - 1, फिर AR4 - 1, ठीक है, फिर डॉट 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 करके। अब यहाँ सुनो, ये है फर्स्ट टर्म, यहाँ देखो R⁻0 मतलब वो 1 हो जाएगा, तो बस बच जाएगा A, तो वही चीज तो है। यहाँ पे R⁻1 तो AR आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट टर्म है ना,
ये है कौन सा टर्म, फर्स्ट टर्म। तो जब फर्स्ट टर्म है तो 1 में से आप 1 को माइनस करोगे, अगर सेकंड टर्म आ जाएगा तो 2 में से 1 को माइनस करोगे r की पावर में, अगर थर्ड टर्म आ जाएगा तो 3 में से 1 को माइनस करोगे r की पावर में, अगर फोर्थ टर्म आ जाएगा तो आप r की पावर में 4 में से 1 को माइनस करोगे। कि मतलब जितना टर्म आएगा, जिस टर्म की आप बात करोगे r की पावर में क्या होगा, उस टर्म से एक माइनस में। जैसे कि ये फोर्थ टर्म की बात कर रहे हो तो r की पावर में क्या है, इससे एक कम r टू द पावर 4 - 1, और यहाँ पे थर्ड टर्म की बात कर रहे हो तो r की पावर क्या है, 3 में से एक कम। तो ऐसे ही अगर मैं आपको बात करूं, अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ nth वाला टर्म, तो यहाँ पे आप सोच के बताओ क्या होगा। आपको ध्यान से दिख रहा होगा a तो सब में कॉमन है, तो यहाँ पे भी a होगा ही, 100% होगा। लेकिन r की पावर में कितना होगा, यहाँ पे आपने ऑर्डर की जब फोर्थ पावर लिख रहे हैं तो r की पावर में 4 में से एक कम आ रहा है, तो वैसे ही जब आप nth टर्म लिख रहे हो तो r की पावर में n से एक कम आएगा। क्लियर है क्या? तो यानी ये जो है इसका क्या है, nth टर्म है। तो जैसे आप AP में लिखते थे nth टर्म क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना, ये तो ठीक है AP के लिए था, लेकिन GP के लिए तुम इस तरीके का लिखोगे an इज इक्वल्स टू ARN माइनस 1। याद रख लो इसे, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये क्या है, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, जनरल टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ऑलराइट, इसे नोट कर लो, कल मैं फिर से आपको इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा। और क्या, एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं पर रखते हैं, तो आप थोड़ा सा हैंग हो जाओगे, पता चलेगा, तो पता चलेगा कल का क्लास आप अटेंड नहीं कर पाओ। एनीवे, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई एम रियली सॉरी ताकि मैं आपको होमवर्क नहीं दे पाया, बट कोई नहीं, कल मैं आपको जरूर होमवर्क दूंगा। बट आज जितना पढ़ा दिया ना, वही आपके लिए ज्यादा हो रहा होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।